नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना मामले पर सुनवाई हुई। बिहार जातिगत गणना मामले में बिहार सरकार को फिलहाल राहत मिली है। कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया और बिहार सरकार सर्वे के आधार पर आगे बढ़ सकती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि सर्वे के डेटा का ये वर्गीकरण करके ये डेटा आम जनता को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये सर्वे है, जनगणना नहीं। बिहार में जाति आधारित गणना को चुनौती देने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई में बिहार जातिगत गणना मामले में बिहार सरकार को फिलहाल राहत मिली है। कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया है। अब बिहार सरकार सर्वे के आधार पर आगे बढ़ सकती है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सर्वे के बजाय हमारी चिंता डाटा को लेकर ज्यादा है, क्योंकि सर्वे के डाटा का वर्गीकरण करने के बाद इसे आम जनता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये टिप्पणी तब की जब याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सर्वे का डाटा प्रकाशित हो चुका है। उस आधार पर ही आरक्षण 50 से बढ़ाकर करीब 70 कर दिया गया है। इसको लेकर पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हम मामले में अंतरिम राहत के लिए मामले पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए, हालांकि कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि हम 29 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते में मामले को सुनवाई पर लगाएंगे। वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे किया है, इसे जनगणना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे में ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जनगणना या उस जैसी प्रक्रिया को अंजाम देने का अधिकार सिर्फ केंद्र को ही है। दरअसल एनजीओ एक सोच एक प्रयास की ओर से अन्य की ओर से पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि जातिगत जनगणना कराने के लिए राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। संविधान के प्रावधानों के मुताबिक केवल केंद्र सरकार को ही जनगणना कराने का अधिकार है। बिहार के नालंदा के निवासी अखिलेश कुमार द्वारा दायर याचिका में ये तर्क दिया गया था कि राज्य सरकार द्वारा जाति की जनगणना करने के लिए जारी अधिसूचना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार केवल केंद्र सरकार को ही जनगणना करने का अधिकार है। बिहार सरकार ने अक्टूबर में 2024 के लोकसभा चुनावों से कुछ महीने पहले अपने विवादास्पद जाति आधारित सर्वेक्षण के परिणामों को सार्वजनिक कर दिया था। जनगणना से पता चला कि अन्य पिछड़े वर्गों या ओबीसी में राज्य की 63% आबादी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इधर सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले पर फैसला सुना दिया है। सेबी की जांच रिपोर्ट में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। 3 जजों की बेंच ने कहा कि सेबी की जांच उचित है और वो उस मामले की जांच के लिए सक्षम एजेंसी है। कोर्ट ने सीबीआई से जांच की मांग से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अडानी हिंडनबर्ग विवाद में सेबी द्वारा कोई नियामक विफलता नहीं हुई। असत्यापित प्रेस रिपोर्ट्स पर निर्भरता गलत है। सेबी ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है और अभी भी 2 मामलों की जांच बची हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे दोनों मामलों की जांच पूरी करने के लिए सेबी को 3 महीने की मोहलत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की किसी वैकल्पिक एजेंसी से जांच कराने की मांग से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाओं पर सेबी के अधिकार क्षेत्र में कोई निर्देश जारी करने या हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सेबी की जांच रिपोर्ट में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 3 जजों की बेंच ने कहा कि सेबी की जांच उचित है और वे इस मामले की जांच के लिए सक्षम एजेंसी हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ये दावा नहीं कर सकते कि समाचार पत्रों में एक अप्रमाणित रिपोर्ट की तुलना सेबी द्वारा की गई जांच पर विश्वसनीयता होनी चाहिए, खास तौर पर ऐसी सेबी रिपोर्ट पर जिसकी जांच को ठोस सामग्री या सबूत के आधार पर संदेह में नहीं डाला गया है। इसीलिए कोर्ट ने सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से जांच की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच स्थानांतरित करने का कोई आधार नहीं है और ऐसी याचिका केवल तभी जायज है जब जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया गया हो। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि प्रायोजित कानून या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाने में सेबी के नियामक डोमेन में प्रवेश करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का दायरा सीमित है और न्यायिक समीक्षा का दायरा केवल ये देखने के लिए है कि क्या किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। न्यायालय ने कहा कि सेबी द्वारा कोई नियामक विफलता नहीं हुई है और सेबी से प्रेस रिपोर्टों के आधार पर अपने कार्यों को जारी रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हालांकि ऐसी रिपोर्ट सेबी के लिए इनपुट के रूप में कार्य कर सकती है। सेबी ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में 24 से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है और अभी भी 2 मामलों की जांच बची है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे दोनों मामलों की जांच पूरी करने के लिए सेबी को 3 महीने की मोहलत दी गई है। इससे पहले 24 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच और एक्सपर्ट्स कमेटी पर उठाए जा रहे सवालों को नकारते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था। हिंडनबर्ग ने साल 2023 में जनवरी के ही महीने में अडानी ग्रुप को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें अडानी की कंपनी के शेयर ओवर वैल्यूएड होने और कीमतों में हेरफेर समेत समूह पर कर्ज को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में शेयर की कीमतें बढ़ाकर समूह की ओर से धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट्स के कारण विभिन्न अडानी कंपनियों के शेयर मूल्य में कथित तौर पर $100 बिलियन की गिरावट आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका दिया गया है। शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के मामले में खेड़ा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया है। अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को झटका लगा है। अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया है, इसीलिए पवन खेड़ा पर आपराधिक ट्रायल चलता रहेगा। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई ने कहा कि आप बार बार माफी मांगते रहिए, हम इस मामले में दखल देने को इच्छुक नहीं हैं। पवन खेड़ा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मुंबई में 17 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अक्टूबर 2023 में मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की FIR रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खेड़ा की याचिका खारिज कर दी थी। खेड़ा के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक और विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप में यूपी और असम में FIR दर्ज की गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था, साथ ही मामले को लखनऊ ट्रांसफर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पवन खेड़ा FIR रद्द करने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं। गत साल 17 अगस्त को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खेड़ा की याचिका खारिज कर दी और कहा कि मामले के जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों का मूल्यांकन मामले को रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर याचिका में नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी भी की थी कि शीर्ष अदालत ने खेड़ा को सभी विवाद लखनऊ की न्यायिक अदालत के समक्ष उठाने के लिए कहा था।
इसीलिए ये उचित होगा कि वे अपनी सभी शिकायतें अदालत के समक्ष उठाएं। पिछले साल 20 मार्च को उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए असम और उत्तर प्रदेश में खेड़ा के खिलाफ दर्ज 3 एफआईआर को एक साथ मिला दिया और उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए मामले को लखनऊ के हजरतगंज थाने में स्थानांतरित कर दिया था। इस मामले में लखनऊ की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। कथित टिप्पणी के लिए खेड़ा ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगी है। किशोरावस्था में लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की चेतावनी दी गई थी। कोर्ट ने टिप्पणियां करते हुए कहा था कि वो मुश्किल से 2 मिनट के यौन सुख का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल टिप्पणियों को समस्याग्रस्त पाया बल्कि फैसले में लागू कानूनी सिद्धांतों पर भी सवाल उठाया। युवा वयस्कों से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले में अपील कर फैसला करते हुए हाईकोर्ट के किशोरों के लिए सलाह का सेट जारी किया गया था, जिसमें ये टिप्पणियां शामिल थीं। इससे आक्रोश फैल गया और सुप्रीम कोर्ट को इनरे नामक मामले में स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। प्रधान न्यायाधीश के निर्देश पर जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ इस विवादास्पद फैसले के खिलाफ स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही है। पिछले अवसर पर पश्चिम बंगाल राज्य आरोपी और पीड़ितों को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये टिप्पणियां अत्यधिक आपत्तिजनक और पूरी तरह से अनुचित हैं। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किशोरों के अधिकारों का उल्लंघन भी है। जस्टिस ओक ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि दोषी सिद्धि को पलटने की योग्यता भी संदिग्ध लगती है। हालांकि ये मुद्दा स्वतः संज्ञान मामले के दायर में आया नहीं है। जस्टिस ओक ने ये इंगित करते हुए कि पश्चिम बंगाल सरकार की विशेष अनुमति याचिका को इस स्वतः संज्ञान याचिका के साथ सुना जाना होगा। साथ ही ये भी कहा कि ये केवल इन टिप्पणियों के बारे में नहीं है बल्कि अदालत के निष्कर्षों के बारे में है। इस तरह के फैसले लिखना बिल्कुल गलत है। जजों ने किस तरह के सिद्धांतों का सहारा लिया है। दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया। पिछले साल जून में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपने ही प्रस्ताव पर कार्रवाई की थी, जिसमें महिला की कुंडली की जांच करके ये निर्धारित करने का निर्देश दिया गया कि वो मांगलिक है या नहीं। इधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के अभी तक मंत्री बने रहने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु सरकार में मंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज की। उन्हें ईडी ने पिछले साल जून के महीने में गिरफ्तार किया था। उनसे पीएमएलए के तहत नौकरी घोटाले को लेकर पूछताछ की गई थी। नवंबर के महीने में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जमानत याचिका डाल दी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर जमानत देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि नियमित जमानत देने के लिए निचली अदालत में याचिका डालें। साथ ही कहा था कि निचली अदालत का फैसला प्रभावित नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर सहमति जताई है। फैसले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने के कारण सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु सरकार के मंत्री पद से हटाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ ने कहा, हाई कोर्ट के अपेक्षित फैसले को ध्यान में रखते हुए हम अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं। अनुच्छेद 136 के तहत किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश के बिना किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते। विशेष अनुमति याचिका ML रवि द्वारा दायर की गई थी, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के फैसले की आलोचना की गई। कोर्ट ने तमिलनाडु मंत्रिमंडल में बिना विभाग के मंत्री के रूप में बालाजी की निरंतरता पर निर्णय लेने का अधिकार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया था। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप तमिलनाडु मंत्रिमंडल में बालाजी की निरंतरता को चुनौती देने वाली याचिका पर पारित किया गया। उसी पर सुनवाई करते हुए अदालत की डिवीजन बेंच ने सवाल किया कि वह राज्यपाल द्वारा कैबिनेट से हटाने के किसी भी विशेष आदेश के बिना, पोर्टफोलियो के बिना बालाजी के मंत्री पद पर बने रहने के खिलाफ आदेश कैसे पारित कर सकती है। ये नोट किया गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार भी किसी व्यक्ति को केवल आपराधिक मुकदमा चलने तक
मंत्री पद संभालने से नहीं रोका जा सकता, बल्कि दोषी पाए जाने पर ही अयोग्य ठहराया जाता है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था, तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री वी सेंथिल बालाजी जो न्यायिक हिरासत में हैं, उन्हें बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में जारी रखने के बारे में निर्णय लेने की सलाह दी जा सकती है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है और जो अच्छाई, अनुशासन और प्रशासन में शुचिता पर संवैधानिक लोकाचार के सिद्धांत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। निर्णय को राज्य के मुख्यमंत्री पर छोड़ते हुए ये देखा गया कि अगर कोई राज्यपाल किसी मंत्री के संबंध में अपनी इच्छा वापस लेने का विकल्प चुनता है तो उसे मुख्यमंत्री के ज्ञान के साथ अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए, न कि एक तरफा। बालाजी के मामले में मुख्यमंत्री ने राज्यपाल द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए सहमति नहीं दी थी। तमिलनाडु के बिजली और आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था और 24 घंटे छापेमारी के बाद उन्हें 14 जून 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इधर सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने और मस्जिद को हटाने के लिए एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि तथ्यों के विवादित सवालों को देखते हुए न्यायालय का हस्तक्षेप करना सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी कानून की वैधता को चुनौती देते हुए एक अलग याचिका दायर कर सकता है। इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस तरह की याचिका खारिज की थी और जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें जनहित याचिका खारिज कर दी गई थी। सवाल ये है कि क्या मस्जिद पहले से मौजूद मंदिर की जगह पर बनाई गई थी और क्या मस्जिद को वापस मंदिर में बदला जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि तथ्यों के विवादित सवालों को देखते हुए कोर्ट ने कहा, हमारे लिए हस्तक्षेप करना सही नहीं होगा, क्षमा करें। ये जनहित याचिका का मामला नहीं है। हालांकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जनहित याचिका खारिज होने से कोई भी पक्ष किसी भी कानून की वैधता को चुनौती देने से नहीं रुकेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2023 में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। जनहित याचिका में विवादित जमीन से मस्जिद हटाने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने ये देखते हुए मामले को खारिज कर दिया था कि मांगी गई राहत पहले से ही संबंधित मुकदमों में उच्च न्यायालय के समकक्ष विचाराधीन है। इसके चलते शीर्ष अदालत की समकक्ष अपील की गई। उच्च न्यायालय की समकक्ष जनहित याचिका अधिवक्ता महक माहेश्वरी ने 2020 में दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कई ऐतिहासिक ग्रंथों ने दस्तावेज किया है कि विचाराधीन स्थल वास्तव में कृष्ण जन्मभूमि था। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि मथुरा की ऐतिहासिक जड़ों का पता रामायण के समय से लगाया जा सकता है, जबकि इस्लाम लगभग 1500 साल पहले बहुत बाद में आया था। याचिका में कहा गया है कि शाही ईदगाह इस्लामी न्याय शास्त्र के तहत एक वैध मस्जिद के रूप में योग्य नहीं है, क्योंकि पल के माध्यम से अधिग्रहित भूमि पर मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता। हिंदू पक्ष की याचिका में तर्क है कि मस्जिद का निर्माण श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन के एक हिस्से पर किया गया है। वहीं शाही मस्जिद समिति का कहना है कि मस्जिद 350 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है और मुकदमा लिमिटेशन अधिनियम के तहत टाइम पेरिड है। इसी तरह की राहत के लिए एक दीवानी मुकदमा पहले से ही निचली अदालत में लंबित है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की निचली अदालत, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने विवादित स्थल के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की हिंदू ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के परिसर का निरीक्षण करने के लिए अदालत आयुक्त की नियुक्ति की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर मौखिक रूप से रोक लगाने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। चले कोर्ट्स द स्पीक में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।